अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम्स है यूएसए के, यूके के, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह ईरान शामिल है, टर्की शामिल है, मलेशिया, इंडिया और चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम्स शामिल है। इस तरह से हमारे पास इसमें ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन शामिल है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है हमारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इस तरह फिर 62 का कॉन्स्टिट्यूशन, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो जितने अमेंडमेंट्स है, जितने हमारे सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशंस है उसके बारे में है। इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, और पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया है जो कॉलोनियल पीरियड में हमारे रहे हैं। तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 का सिलेबस है। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके होगा। जो ग्रेट ब्रिटेन की पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्योंकि ये एक सबसे मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज़ कंसिडर की जाती है यूनाइटेड किंगडम के पॉलिटिकल सिस्टम को, इसलिए हम इसी से स्टार्ट लेंगे और इस तरह हम आगे लेके बढ़ेंगे इसको। So let's start with the general features of the British Constitution. लेकिन फीचर्स डिस्कस करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा जाते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा जाता है। और हमारे पास आता है जनाब डी टोक्विविले साहब, जो रिमार्क करते हैं कि इंग्लिश पीपल हैड नो कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कोटेशन बारहा रिपीट किया जाता है, बट ओनली टू बी रिफ्यूटेड। वजह क्या है? बिकॉज what we know about the British Constitution is that England has a constitution, although it is not written in a single document. वो पाया जाता है स्टेचूट्स के फॉर्म में, कस्टम्स के फॉर्म में, कन्वेंशंस के फॉर्म में। लेकिन जो डी टॉक्विविले अंडरस्टूड कर गया कॉन्स्टिट्यूशन से, सो दैट वाज प्रोबेबली दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन meant only a written, precise and one comprehensive document. If that be really the definition of a constitution, तो फिर हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो हमें अब आज तक समझ आई है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इट इज़ अ सेट ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स जिस पे किसी स्टेट के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, और जो डिटरमाइन करते हैं रिलेशंस बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। इस बेसिस पे या इस तनाजुर में हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े तो हम ये दलेरी से कह सकते हैं कि इंग्लैंड नॉट ओनली हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन एंड मोटिव फॉर अ नंबर ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। इसके जो इंस्टीट्यूशंस है, इसके जो प्रिंसिपल्स है, वो बारहा कई ममालिक में फॉलो किया जा चुका है और फॉलो कर रहे हैं बहुत से ममालिक। लेट्स सपोज हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एग्जांपल लेते हैं। ब्रिटिश इज़ द होमलैंड, इंग्लैंड इज़ अ होमलैंड ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और अगर हम दूसरे ममालिक जैसे कि इवन अपने पाकिस्तान में देख ले, तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम पार्लियामेंट्री है, हमारा हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो ये बेसिकली कहाँ से आए हैं? ये हमने बोरो किए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। Now coming towards the very first feature of the British Constitution, mostly unwritten and partly written. By far the most important feature of the British Constitution is its unwritten character. हमें कोई ऐसी रिटन, प्रिसाइज और कम्पैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं मिलती जिसको हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से याद कर सके। इट वॉज रियली दिस एस्पेक्ट ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी बिना पर डी टॉक्विविले ये कहता है कि इंग्लैंड हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन। The English constitution has evolved through the ages and is largely found in judicial decisions, customs and conventions. ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है,
ये डिफ़र करता है, कंट्रास्ट में आता है पाकिस्तान के लीगल डॉक्यूमेंट जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से याद करते हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, रशिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड मैनी अदर कंट्रीज़, जिनका अपना एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जिनका अपना एक आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, और वो बॉडी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है। वो आके एक असेंबली बनाती है, एक बॉडी बनाती है, और वो बॉडी जाके एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम सर अंजाम देती है। ये क्वालिटी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। The British Constitution does not consist of any such single legal document, as it was never passed by any constituent assembly as such. लेकिन हम ये कहते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली तो अनरिटन है और कन्वेंशंस पे बेस करता है, कस्टम्स पे बेस करता है, जुडिशल डिसीजंस पे बेस करता है। येट इट इज़ हैविंग सर्टन एनेक्टेड लॉज जिसको वक्त ब वक्त इनेक्ट किया गया है पार्लियामेंट से, या कोई प्रोक्लेमेशन, किंग्स प्रोक्लेमेशन या क्वींस प्रोक्लेमेशन से। और वो हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है? हिस्टोरिक चार्टर्स के फॉर्म में मौजूद है, स्टैट्यूट्स के फॉर्म में मौजूद है। जिस तरह हमारे पास मैग्ना कार्टा आ जाता है जो 1215 में पास किया गया था या प्रोक्लेम किया गया था, और उसमें किंग को कंपेल किया जाता है टू साइन अ चार्टर विच इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, और उसको मैग्ना कार्टा के नाम से याद किया जाता है। और ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसी तरह हमारे पास द पिटिशन ऑफ राइट्स जो 1628 में पास किया गया, द बिल ऑफ राइट्स 1689, द इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट 1928, द स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर 1931 एंड द पार्लियामेंट्री एक्ट्स ऑफ 1911 एंड 1949। ये सारे हमारे पास वो स्टैट्यूट्स एंड चार्टर्स आ जाते हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन फॉर्म को शो करते हैं। हमारे पास दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अमेंड कर सकता है, पास कर सकता है और रिप्लेस कर सकता है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमारे पास ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। ऑर्डिनरी लॉ जो लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान में हम देखें तो वो लॉ है जो हम सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट से पास करवा सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ब्रिटिश में इन दोनों लॉज को लेट सपोज हमारे पास ऑर्डिनरी लॉ में साइबर क्राइम लॉ आ जाता है या साइबर क्राइम एक्ट आ जाता है जो हम जिसको हम ऑर्डिनरी लॉ कहते हैं, और उसको हम सिंपल मेजॉरिटी से पास करते हैं अपने पार्लियामेंट से, और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के फॉर्म में फाटा मर्जर आ जाता है जिसके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। अब ब्रिटिश में इन दोनों अक़साम के लॉज को सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देख ले या इंडिया में देख ले या दूसरे ऐसे ममालिक में देख ले तो वहाँ पे बड़ा रिजिड सिस्टम है। यूएसए का तो सबसे रिजिड सिस्टम है अमेंडमेंट करने का या कोई लॉ पास करने का, लेकिन दूसरे ममालिक जैसे पाकिस्तान और इंडिया का अगर आप देख ले तो उसमें भी रिजिड है एज़ कम्पेयर टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमें ऑर्डिनरी लॉ को पास करने के लिए तो सही है सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, लेकिन हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पास करवाते हैं तो वहाँ पे हमें 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस चाहिए होती है। जो हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, एक सेनेट है, दूसरा नेशनल असेंबली है, तो दोनों में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को देख ले, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को देख ले, तो वहाँ पे लोअर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 51% मेजॉरिटी के साथ, सिंपल मेजॉरिटी के साथ दोनों लॉज को पास किया जा सकता है, और वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड इसको स्टॉप नहीं कर सकता, इसको रिपील नहीं कर सकता। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हद से ज़्यादा है।
और ये एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इसको एडाप्टेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी देता है, इसको इसके ग्रोथ में इसका हेल्प करता है। विद द नीड ऑफ टाइम जो भी ज़रूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट ज़रूरत वक्त के मुताबिक इसको फ्लेक्सिबली चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, कोई भी लॉ पास कर सकता है। The third feature of the British Constitution is that it has a unitary character as opposed to a federal one. हमारे पास दो किस्म के गवर्नमेंट होते हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। वन इज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द अदर इज़ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमूमन होता ये है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और प्रोविंशियल या स्टेट्स गवर्नमेंट होती है और साथ में लोकल गवर्नमेंट होती है, जिस तरह अगर हम पाकिस्तान में देख ले या यूएसए में देख ले या इंडिया में देख ले। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और साथ में लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं। उनमें प्रोविंशियल या स्टेट्स नहीं, प्रोविंसेस या स्टेट्स नहीं होते। ऑल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में वही होता है जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, वही से प्राइम मिनिस्टर आता है, वही से काबीना बनती है। तो तमाम के तमाम इख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, विच इज़ अ सॉवरन बॉडी, और वो सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट जो सॉवरन बॉडी है वही से इख्तियारात उमटते हैं और वो आते हैं काबीना के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स सब सबऑर्डिनेट होते हैं पार्लियामेंट के, यानी काबीना के या प्राइम मिनिस्टर के। और एक्सरसाइजेज जो पावर एक्सरसाइज करते हैं इनके लोकल गवर्नमेंट, तो वो डेलीगेटेड पावर्स होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनको डिवॉल्व नहीं किए जाते, और वो पावर्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेना चाहे तो कभी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देख ले तो प्रोविंसेस से या जो यूनिट से या यूएसए के स्टेट से या इंडियन स्टेट से, तो वहाँ पे वो इन पावर्स को वापस नहीं ले सकते जब तक कि वो अमेंडमेंट नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के थ्रू नहीं आएंगे। ब्रिटिश का देख ले तो यूनिटरी सिस्टम इस तरह है कि ओनली सिर्फ और सिर्फ एक लेजिस्लेचर है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स वगैरह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, वहाँ पे कोई ऐसे लेजिस्लेचर नहीं है। जिस तरह केपी का अपना एक लेजिस्लेचर है, पंजाब का अपना है, इस तरह सिंध का अपना है, बलूचिस्तान का अपना है। इंडियन स्टेट्स का देख ले, हर स्टेट का अपना अपना लेजिस्लेचर है। यूएसए के स्टेट्स का देख ले, हर स्टेट में वहाँ भी अपना अपना लेजिस्लेचर है। तो यही जो थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि यूनिटरी सिस्टम है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में या ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम का। The next feature of the British Constitution is that we have parliamentary executive in Britain. The form of government in Britain is parliamentary form of government. King जिसे sovereign तस्वुर किया जाता है और माना जाता है, he has been deprived of all his powers and authority. असल जो काम करते हैं वो मिनिस्टर करते हैं, who are chosen representatives, और ये चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से आते हैं? लोग इसे चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ये पार्लियामेंट में आते हैं, और मेजॉरिटी पार्टी जो भी होती है पार्लियामेंट में तो वो मिनिस्टर्स के तौर पर सामने आते हैं, वो काबीना बनाते हैं और उन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर बनता है। और वो उस पार्लियामेंट या उस काबीने का तब तक हिस्सा हो सकते हैं या हिस्सा रह सकते हैं जब तक उनकी मेजॉरिटी की कॉन्फिडेंस उन पर हो, उस काबीना पर, उस प्राइम मिनिस्टर पर। अब हमारे पास अगर लॉ के हिसाब से देख ले, थ्योरेटिकल बेसिस पे देख ले, तो मिनिस्टर्स ऑफ द किंग कंसिडर किया जाता है इन सब मिनिस्टर्स को या मिनिस्ट्रीज़ को, और वो जब समन करना चाहे या डिसमिस करना चाहे ये रॉयल डिस्क्रिशन है और किंग कर सकता है। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस अगर आप देख ले तो द चॉइस ऑफ समनिंग द मिनिस्टर्स इज़ लिमिटेड टू द पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी पार्टी ओनली, एंड नो किंग डेयर डिसमिस हिज मिनिस्ट्री सो लॉन्ग एज इट एन्जॉयज़ द कॉन्फिडेंस। जब तक एक मिनिस्ट्री या मेजॉरिटी पार्टी जो पार्लियामेंट में है वो किसी मिनिस्ट्री को हटाने का ना कहे या ना सोचे, या प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से या उसका कोई भी मिनिस्टर न जा सके, कोई अपोजिशन पार्टी इतनी मेजॉरिटी ना ला सके, 2/3 मेजॉरिटी, जिससे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हो सके, तो किंग कभी भी उसको डिसमिस नहीं कर सकता।
या उनको जब पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी ऐसी मेजॉरिटी ले आती है, 2/3 मेजॉरिटी, लेट सपोज कि वो उन मिनिस्टर्स को, उस काबीना को, उस प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं, तो फिर कोई भी किंग उसको वहाँ पे अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके बिठा नहीं सकता, बल्कि ये पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी पर बेस करती है कि वो कौन रखना चाहता है या बनाना चाहता है अपना प्राइम मिनिस्टर और अपना कैबिनेट। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैज़ अ मेजर रोल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर वो किसी कोई मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से एक हुकूमत बनती है, अगर उस पर एतमाद नहीं बनता और 2/3 मेजॉरिटी उस पार्लियामेंट का ये कहती है कि हमें इस पर एतमाद नहीं है और हम इसे हटाना चाहते हैं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए वो इसे हटा सकते हैं। दिस रिलेशनशिप ऑफ मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट बाइंड्स द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर टुगेदर। और ये जब भी इन दोनों जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, दोनों में जब भी कोऑर्डिनेशन होती है, मैरिज होती है, तो उसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ब्रिटिश में न सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बल्कि वो पार्लियामेंट सावरन भी है। वो जो चाहे कर सकता है। इट कैन मेक, अमेंड और रिपील एनी लॉ। उसको कोई रोक नहीं सकता। ही इज़ द पार्लियामेंट इज़ ऑल इन ऑल। मतलब वो अगर कोई लॉ बनाता है, उसको अमेंड करता है, या उसे, या किसी भी पुराने लॉ को रिपील करते हैं, तो उसको रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लेट सपोज यूएसए का आप देख ले, तो जब तक प्रेसिडेंट साइन ना करे तो वो उसको वीटो कर सकता है। इवन यूएस प्रेसिडेंट उसको वीटो कर सकता है, और अगर उस पर साइन ना करे तो वो मंजूर नहीं होता। तो इस तरह से वो सही है कि किंग या क्वीन जो उनका सॉवरन कंसिडर किया जाता है कागजात में, थ्योरेटिकल बेसिस पे, तो वो साइन करता है, लेकिन वो करता है किसके इशारे पे, किसके कहने पे, किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, कैबिनेट के एडवाइस पे। और वो किस बिल की हिमायत करेगा? जो बिल आता है पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट से वो बिल किस तरह आएगा? जब मेजॉरिटी पार्टी, जिस पार्टी से प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट भी बिलोंग करेगी, वहाँ से जब मेजॉरिटी पार्टी उसको रेटिफाई करेंगे, उसको पास करेंगे, तभी वो जाएगा किंग या क्वीन के पास। तो इन इन एसेंस ये मतलब है कि जो भी रेटिफिकेशन होती है वो पार्लियामेंट्री बंदे के एडवाइस से या उसके कहने से ही किंग या क्वीन करेगा या करेगी, वरना उसके बगैर नहीं कर सकेगी। तो इसलिए पार्लियामेंट वहाँ पे सॉवरन है, वो जो कहता है वो करता है। इस तरह कोई जुडिशल रिव्यू नहीं है ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जिस तरह पाकिस्तान में आप देख ले जुडिशल पावर है, जुडिशल रिव्यू का पावर दिया गया है हमारे जुडिशरी को। यूएसए के जुडिशल रिव्यू के पावर को देख ले, तो ब्रिटिश में कोई इस तरह का जुडिशल रिव्यू का सिस्टम नहीं है जहाँ पे वो किसी लॉ को ट्रेस कर सके या उसको नलिफाई साबित कर सके। तो यूके का पार्लियामेंट ऑल इन ऑल है, वो जो करना चाहे कर सकता है। टिलॉल में कहता है कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग बट मेक अ मैन अ वुमन एंड अ वुमन अ मैन। मतलब जो भी वो चाहे कर सकता है। सिर्फ मर्द से औरत नहीं बना सकता और औरत से मर्द नहीं बना सकता, बाकी उसके मर्जी में जो आता है वो कर सकता है। थ्योरेटिकल लिहाज से कह रहा हूँ कि मतलब वो जो लॉ बनाना चाहे उसको रोकने वाला कोई नहीं, वो कोई अमेंडमेंट करना चाहे रोकने वाला कोई नहीं, या रिपील करना चाहे कोई पुराने लॉ को, तो वो कर सकते हैं। इवन अगर वो आज ये लॉ या बिल पास करना चाहे कि जितने भी ब्लू आइड चिल्ड्रन हैं, जिनके मतलब नीली आंखों वाले बच्चे हैं, उन तमाम का कत्ल किया जाए, तो वो कर सकते हैं, वो पास कर सकते हैं। अगर मेजॉरिटी उनके पास इस बिल की हिमायती हो पार्लियामेंट से, वो पास कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करते या नहीं करना चाहे या नहीं करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ऑफ देयर कन्वेंशन, बिकॉज ऑफ देयर कस्टम्स, कि इस तरह ना कभी हुआ है और ना वो करते हैं। मतलब जो राइट्स है लोगों के, तो उसको डिस्टर्ब करने की कभी कन्वेंशन नहीं रही है पार्लियामेंट में। अगर इसके इसके कंट्रास्ट में अगर हम देखें पाकिस्तान को या इंडिया को या यूएसए को, तो हमें इस कंट्रास्टिंग सिचुएशन मिलती है। यहाँ पे पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं रिसेंटली अभी पाकिस्तान के पार्लियामेंट की, जहाँ पे प्रीवियस गवर्नमेंट में नवाज़ शरीफ को एज हेड ऑफ़ द पार्टी डिक्लेयर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जुडिशरी ने वो स्क्रैच की उस
लॉ को, उस फैसले को ये कह कर कि ये कानून के मुवाफिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है। और दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू द जुडिशरी इज़ गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो खुद से इसको नहीं चला रहे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये जुडिशल रिव्यू का पावर दिया है। इसी तरह अगर आप देख ले यूएसए के एग्ज़ाम्पल ले ले, वहाँ पे जब 7 मुस्लिम ममालिक पे पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, तो उसको किसने स्क्रैच किया था? जुडिशल रिव्यू के बेस पे उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नलीफाई किया था, उसको स्क्रैच किया था। Another most important feature of the British Constitution is the rule of law. इसका मतलब ये है कि लॉ सुप्रीम है, लॉ यूनिफॉर्म है, लॉ यूनिवर्सल है, और सब जो है वो इक्वल बिफोर लॉ है, इक्वलिटी है, किसी को किसी पर फोकियत हासिल नहीं। रूल ऑफ लॉ के बेसिकली 3 implications है। द फर्स्ट वन इज़ दैट all persons are equal before law, irrespective of their position, rank, creed, caste, etc. मतलब कोई भी किसी को भी लॉ पर, कानून पर फोकियत हासिल नहीं है, सब कानून के बराबर है। कोई भी रीज़न हो, कोई पोजीशन हो किसी की, कोई रैंक हो, बेटर रैंक हो, इवन द प्राइम मिनिस्टर, इवन द मिनिस्टर्स, जो भी हो, किसी को कानून पर फोकियत हासिल नहीं है। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। दूसरा इम्प्लीकेशन इसका ये है कि सुप्रेमेसी ऑफ लॉ है। दिस डॉक्ट्राइन emphasizes the supremacy of the law and not of any individual. लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल ले मोहम्मद बिन सलमान ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, या किम जोंग अन ऑफ नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ पे इंडिविजुअल की चलती है, वहाँ पे लॉ मीनिंग नहीं रखती। वहाँ पे जो MBS कहता है या जो किम कहता है तो वही चलते हैं। दे आर ऑल इन ऑल एंड दे आर द डिसीजन मेकर एंड दे आर द डिसीजन डिक्लेयर। दे कैन ऑर्डेन एनीथिंग, दे कैन डिक्लेयर एनीथिंग एंड इट विल बी फॉलोड इन देयर कंट्री। तो ब्रिटिश में ऐसा नहीं है, वहाँ पे लॉ सुप्रीम है, वहाँ पे इंडिविजुअल सुप्रीम नहीं है, कोई शख्स सुप्रीम नहीं है। So the first implication was equality before law, and the second implication was supremacy of law. The third implication is that no one can be detained or imprisoned without a fair and proper trial by a competent court of law, and nor can a person be punished or deprived of his life, liberty, or property except for a specific breach of law proved in an ordinary court of law by an ordinary procedure. दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि कोई भी शख्स वहाँ पे डिटेन नहीं किया जा सकता, उसको इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता, उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, बल्कि उनको फेयर एंड प्रॉपर ट्रायल का हक दिया जाता है। ये हर शहरी का हक है वहाँ पे। और वो कौन करेगा? एक ऑर्डिनरी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ करेगा, जो उस लैंड का कोर्ट है और वहाँ पे चलती है। मतलब कोई स्पेशल कोर्ट्स अगर कोई भी आए, चाहे वो मिनिस्टर्स क्यों ना हो, तो वो एक ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ से पास होके जाएंगे अगर उस पर कोई इल्ज़ाम लगते हैं या कुछ भी इस तरह के आते हैं। ordinary court of law by an ordinary procedure, and this is for all. मतलब कोई भी डिस्टिंक्शंस नहीं की जाती, कोई बायसनेस, कोई पार्शलिज्म नहीं किया जाता, सब के लिए एक ही कानून है। ये अगर आप फ्रांस का देख ले तो वहाँ पे कंट्रडिक्शन आती है, या पाकिस्तान का देख ले तो इसका थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ है। अब फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चलता है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होते हैं और वहाँ पे उनका ट्रायल किया जाता है। पाकिस्तान में मिक्स है। नेब का अगर आप देख ले तो वो ऑर्डिनरी लॉ के तौर पर या ऑर्डिनरी कोर्ट्स के तौर पर उभर आते हैं, और पॉलिटिशियंस और हर किसी को वो मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस है या आम बंदा है, बिजनेसमैन है, जो भी है, अगर वो कोई उस पर कोई इल्ज़ाम आते हैं तो वो नेब में और सब बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे साइड पे आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की एग्जांपल ले ले, मिलिट्री कोर्ट्स के एग्जांपल ले ले, तो उनके लिए अलग कोर्ट्स है। एंड दिस इज़ व्हाट मैचेस विद द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स ऑफ फ्रांस। और रूल ऑफ लॉ जहाँ पे होता है तो वहाँ पे सब बराबर होते हैं, सब ऑर्डिनरी कोर्ट से गुज़र कर उनकी ट्रायल होती है, और वो
गिल्टी या बाइज्जत बरी होते हैं। तो दिस रूल ऑफ लॉ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और तभी वहाँ पे कानून की इतनी पासदारी होती है, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर है। लेकिन अगर हमारे कंडीशंस देख ले, या लेट्स सपोज फ्रांस के कंडीशंस देख ले, वहाँ पे सिस्टम ऑफ कोर्ट्स देख ले, सिस्टम ऑफ जस्टिस देख ले, तो वो फिर पार्शलिज्म और बायसनेस शो करता है। आम बंदों के लिए आम कोर्ट्स और ख़ास बंदों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, या फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसल का एग्जांपल ले ले, या मिलिट्री कोर्ट्स का एग्जांपल ले ले। अगला जो हमारे पास फीचर आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि इट इज़ अ स्पेसिमेन ऑफ डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूटी। द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ चाइल्ड ऑफ इवोल्यूशन। ये इवॉल्व हुआ है, इसको बनाया नहीं गया। इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रिमोट पास्ट। ये कोई इसको इनेक्ट नहीं किया गया। इट वॉज नेवर इनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लॉज बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कोई ड्यूली इलेक्टेड बॉडी बनाती है। कोई इंग्लिश पीपल एक बॉडी को इलेक्ट करके लेके आते हैं और वो आके आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये हिस्ट्री के किसी स्टेज में ऐसा नहीं हुआ। इट हैज़ ग्रोन लाइक एन ऑर्गेनिज्म एंड डिवेलप्ड फ्रॉम एज टू एज। जिस तरह प्रोफेसर मोनरो कहते हैं कि द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ कंप्लीटेड थिंग बट अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये ग्रो किया गया एक आइन है, इसको बनाया नहीं गया एक कंप्लीटेड बुक या कंप्लीटेड कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में, या कंप्लीटेड लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, या रिटन प्रिसाइज कम्पैक्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। ये नहीं दिया गया, किसी एक दिन पे डिक्लेयर नहीं किया गया कि आज हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, बल्कि एक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ से ये गुजर के आया है। एंड इट इज़ अ चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। और ये भी मोनरो कोट करता है, मोनरो के अल्फाज है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। इसी तरह ओक कहते हैं कि द पॉलिटिकल चेंजेस एज अ रूल हैव बीन सो ग्रेजुअल, डिफेंस टू द ट्रेडिशन सो हैबिचुअल, एंड द डिस्पोजिशन टू क्लिंग टू accustomed names and forms even when the spirit had changed so deep rooted that constitutional history of Britain displays a continuity hardly paralleled in any other land. Political changes ग्रेजुअल हुए हैं। एज अ रूल अगर ब्रिटिश में पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं तो वो ग्रेजुअल है। ट्रेडिशन की डिफेंस बड़ी हैबिचुअल रही है, पुरजोर रही है, मजबूत रही है। और ये कस्टम के अपने जो ट्रेडिशन है या कस्टम्स है, इसको क्लिंग करना, इस पे रुके रखना, इस पर अमल पैरा होना, ये इतना इम्पोर्टेंट रहा है ब्रिटिश के लिए कि अगरचे स्पिरिट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो मतलब बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गए हैं, लेकिन स्टिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को ऑफ ब्रिटेन डिस्प्लेज अ कंटिन्यूटी। वो कंटिन्यूटी शो करती है जो किसी ज़मीन में, दुनिया के किसी खत्ते में, कहीं किसी इलाके में आपको नहीं मिलती। जिस तरह अगर आप स्पिरिट की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप को देख ले कि जिसकी स्पिरिट मतलब ख़त्म हो गई है, विद द सेम नेम एंड स्टाइल अभी भी मौजूद है, स्टिल कंटिन्यूज। लेकिन इन द लॉन्ग कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इट्स स्पिरिट हैज़ एंटायरली चेंज फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल। जो किंगशिप, जो क्राउन किसी ज़माने में एब्सोल्यूट मोनार्की चलाया करता था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, अभी वो आइनी हो गया है, वो डेमोक्रेटिक हो गया है। अब उस खत्ते में, उस इलाके में डेमोक्रेसी चलती है, पार्लियामेंट की चलती है, किंग की नहीं चलती। लेकिन ज़बरदस्त बात जो इसमें है वो ये है कि ये सब पीसफुल एवोल्यूशन के थ्रू हुआ है, और रिवोल्यूशन के थ्रू नहीं हुआ। कोई खूनी रिवोल्यूशन या कोई और रिवोल्यूशन नहीं आया, बल्कि ये सारा प्रोसेस, ये डेवलपमेंट या कंटिन्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो रही है ब्रिटिश की, तो वो पीसफुल रही है। अगला जो फीचर हमारे पास आता है वो ये है कि देयर इज़ अ ग्रेट गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन द इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम। और ये फैक्ट जो बेस करता है वो किस पे करता है, वो इसके अनरिटन कैरेक्टर पे करता है, क्योंकि मेनली इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वेंशंस एंड कस्टम्स। अगर हम एग्जांपल ले ले थ्योरी और प्रैक्टिस को, प्रैक्टिस में किंग और क्वीन क्या है, तो थ्योरेटिकल बेस पे अगर हम देख ले तो दे आर सॉवरन,
लेकिन प्रैक्टिस के बेस में अगर हम देख ले तो पार्लियामेंट इज सॉवरन। किंग और क्वीन के पास थ्योरेटिकल बेसिस में अगर हम देखें तो उनके पास वीटो पावर है कि वो किसी भी पार्लियामेंट से पास हुए बिल को वीटो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में देख ले तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, किंग और क्वीन कभी ऐसा नहीं करेंगे और ना कर सकते हैं, क्योंकि उनके कन्वेंशंस ये डिमांड नहीं करते और वो अपने कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। और उनके कन्वेंशंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि इफ़ the king or queen shall sign even his or her death warrant if passed by the two houses of the parliament। इतने स्ट्रॉन्ग कन्वेंशंस को वो फॉलो करते हैं। द किंग और क्वीन इज ओनली अ फिगर हेड, ही और शी मस्ट एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। वो एक फाउंटेन हेड ऑफ पैट्रनेज कहलाए जाते हैं। उस क्वीन उसकी समझी जाती है, कहलाई जाती है फाउंटेन हेड ऑफ पैट्रनेज। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर हम देख ले तो ऑल ऑनर्स एंड टाइटल्स आर कन्फर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। थ्योरी में हमारे पास किंग और क्वीन के पास बड़े अनलिमिटेड पावर है, बट इन प्रैक्टिस ही और शी डज लिटल। उनके हर एक्शन को कैबिनेट मिनिस्टर काउंटर साइन करता है और वो कैबिनेट किसको रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए प्रोफेसर मोनरो कहते हैं कि द क्वीन रिटेन्स द सिंबलिज्म ऑफ एब्सोल्यूट पावर ऑल्दो शी हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट द सब्सटेंस ऑफ इट। वो एक सिंबल के तौर पर उसके पास तो एब्सोल्यूट पावर है, लेकिन रियलिटी में अगर हम देख ले, एसेंस में देख ले, एक्चुअली देख ले, प्रैक्टिस में देख ले तो उसके पास कुछ भी नहीं है। लॉर्ड सेंके इसी बारे में कहते हैं कि थ्योरी हैज़ नो रिलेशन टू रियलिटीज़ इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कि थ्योरी का रियलिटी के साथ कोई वास्ता नहीं है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। सो देयर इज़ अ गैप, अ ग्रेट गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन English political system. In addition to all these features, the British Constitution is a queer mixture of the monarchical, aristocratic and democratic principles. अगर हम इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप को देखते हैं तो वो हमें ये दिखाती है कि ब्रिटेन में मोनार्की चल रही है, वहाँ पे किंगशिप है। लेकिन अगर हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स को देखते हैं जो कि अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट है, तो वो हमें अरिस्टोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट शो करती है। ऑन द अदर हैंड जब हम हाउस ऑफ कॉमन्स को देखते हैं जो कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, तो वो हमें दिखाती है एक फुल फ्लेज डेमोक्रेसी, जैसे उस ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में फुल फ्लेज डेमोक्रेसी चलती है। But all these diverse political elements have been beautifully welded together to produce the final effect of the perfect representative democracy, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स एक्सरसाइज करती है अल्टीमेट सुप्रीमेसी। ब्यूटीफुली वेल्डेड टुगेदर है, सारे इस तरह से इतनी खूबसूरती से काम करते हैं कि कोई किसी पर दावा नहीं बोलता, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो अल्टीमेट सुप्रीमेसी एक्सरसाइज करती है और एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाती है इस अपने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। इसीलिए ऑग कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ यूके इज़ इन अल्टीमेट थ्योरी मोनार्की, in form a constitutional and limited monarchy, and in actual character a democratic republic। एक अहम मंतक जो दिया जाता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का अनरिटन कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है या मोस्ट ऑफ द पार्ट अनरिटन क्यों है, तो वो ये दिया जाता है दैट द कन्वेंशंस प्ले अ वाइटल रोल इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो द क्वीन हैज़ द प्रीरोगेटिव टू रिफ्यूज़ एसेंट टू अ मेजर पास्ड बाय पार्लियामेंट, लेकिन बाय कन्वेंशन वो ऐसा कभी नहीं करती और इट हैज़ बिकम अ रिजिड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। आइंदा के लिए जो भी इनका किंग बनता है या क्वीन बनती है तो वो अगरचे उसका प्रीरोगेटिव है कि वो एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज़ करे, लेकिन वो बाय कन्वेंशन वही करेगी जो उसको एडवाइस किया जाता है या वो जो प्राइम मिनिस्टर उसको कहता है। इसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल देख ले, सो द क्वीन कैन नॉट गो अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, दो इन स्ट्रिक्ट लीगल सेंस शी कैन डू सो। इन थ्योरी शी कैन गो अगेंस्ट द कैबिनेट्स एडवाइस, शी कैन एक्सेप्ट what is advised by the cabinet or she can reject what is said by the cabinet, लेकिन in practice she cannot do so by convention, और ये convention एक बहुत ही rigid और strong principle बन गया है
कॉन्स्टिट्यूशन का। There are dozens of conventions which do not have any force of law, yet they are scrupulously adhered to and they are scrupulously followed. बड़े जज्बाती तौर पर और बड़े एहतियात के साथ और मोहब्बत के साथ उनको फॉलो किया जाता है, अगरचे उनके बिहाइंड कोई फोर्स ऑफ लॉ नहीं है। द कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूट द वेरी ब्लड एंड फ्लैश ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे अहम जुज़ जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है तो वो कन्वेंशंस पे बेस्ड है, वो कस्टम्स पे बेस्ड है और वो यूसेजेस पे बेस्ड है। अगर हम इन पूरे पॉइंट्स को समराइज़ करें, इस पूरे लेक्चर को समराइज़ करें, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है mostly unwritten and partly written. This is the first feature and the most unique feature of the British Constitution कि इसका most of the portion वो unwritten है, conventions के फॉर्म में है, judicial decisions के फॉर्म में है, customs and usages के फॉर्म में है, और कुछ हिस्सा इसका written फॉर्म में है in the form of charters and statutes, जिस तरह मैग्ना कार्टा हो गए, the petition of rights हो गए, the bill of rights, इसी तरह the people's representation act हो गया, parliamentary acts हो गए, the equal franchise act हो गए और the statute ऑफ वेस्टमिंस्टर हो गए। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो यही है कि फ्लेक्सिबल इन नेचर है। फ्लेक्सिबल इन नेचर किस तरह है, तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ ये कोई ऑर्डिनरी लॉ अगर पास करना चाहे या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास करना चाहे पार्लियामेंट से तो वो कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। और ये इन कंट्रास्ट है पाकिस्तान या द यूनाइटेड स्टेट्स और अदर कंट्रीज़ विच कैन नॉट पास the constitutional laws particularly so smoothly and so flexibly. थर्ड अगर हमारे पास जो फीचर आता है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ब्रिटेन का। पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है एक और दूसरा हमारे पास होता है स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिनका अपना लेजिस्लेचर होता है। लेकिन यूके में इस तरह नहीं है, वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और नीचे डेलीगेटेड पावर्स दिए गए हैं जो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट्स है, लेकिन वो डिवॉल्व नहीं हुए, वो जब भी चाहे इन पावर्स को वापस ले सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे मोनार्की नहीं है इन एसेंस। अगरचे हमारे पास इन थ्योरी वहाँ पे मोनार्की है, लेकिन इन एसेंस वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पे जो मेजॉरिटी पार्टी पार्लियामेंट में होगी वही रूल करेगी और उसी का बंदा किंग या क्वीन उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर लगाएगा। ये डिस्क्रिशनरी रॉयल पावर ख़त्म हो गए हैं। अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि वहाँ पे सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इज़ ऑल इन ऑल, वो जो चाहे कर सकते हैं। दे कैन मेक अमेंड और रिपील एनी लॉ और उनको कोई रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती और ये सब्जेक्ट नहीं होते जुडिशल रिव्यू के, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास रूल ऑफ लॉ आ जाता है जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें हमारे पास 3 इम्प्लीकेशंस है। एक ये है कि ऑल पर्सनस आर इक्वल बिफोर लॉ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन और रैंक। दूसरा हमारे पास ये है कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ है एंड नॉट ऑफ एनी इंडिविजुअल, जिसमें हमने MBS का एग्जांपल या किम जोंग अन के एग्जांपल दिए थे। थर्ड जो इम्प्लीकेशन उसमें आते हैं वो ये है कि नो वन कैन बी डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड विदाउट अ फेयर एंड प्रॉपर ट्रायल बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। और इसमें हमारे पास ये भी है कि ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ में सब आते हैं, किसी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट या कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या कोई मिलिट्री कोर्ट्स नहीं फॉलो किए जाते, बल्कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स में सब पेश होते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ स्पेसिमेन ऑफ डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूटी, और ये इवॉल्व हुआ है, इसको रिवोल्यूशन के थ्रू नहीं लाया गया, ये एक ऑर्गेनिज्म की तरह डेवलप हुआ है फ्रॉम एज टू एज। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जो इन थ्योरी है वो प्रैक्टिस से बिल्कुल बरखिलाफ़ है। अगरचे थ्योरी में किंग और क्वीन के साथ वीटो पावर है कि वो किसी भी ऐसे मेजर को जो पार्लियामेंट से पास हुआ है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन इन प्रैक्टिस उसके पास कोई ऐसा पावर नहीं है और वो वही करेगा जो उसको काबीना कहेगी या प्राइम मिनिस्टर कहेंगे।
द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमें मोनार्किकल एलिमेंट्स मिलते हैं, अरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स मिलते हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स मिलते हैं। मोनार्किक एलिमेंट्स किस तरह मिलते हैं इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप, अरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट किस तरह मिलते हैं इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हमारे पास हाउस ऑफ कॉमन्स के फॉर्म में है। सो एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन बड़े खूबसूरती से इसको जोड़ा गया है, और इसी बेस पे ये एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पेश करती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पेश करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोल ऑफ कन्वेंशन इज़ इंडिस्पेंसिबल। कन्वेंशंस के बिना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये जो अगर बेस करता है तो वो कन्वेंशंस पे बेस करता है। So this was our first lecture about the British political system. पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 को हमने स्टार्ट किया था, और ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की हमने कोशिश की है इस लेक्चर में। तो उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर कोई ऐसी रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो जो आप समझते हैं कि मैंने फॉलो नहीं की या मैंने कहीं भी गलती की है, तो आप मेंशन कर सकते हैं अपने कमेंट्स में। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अगले वीडियो तक बेहतरीन हालत में रहेंगे, अच्छी हालत में रहेंगे, और सीखेंगे, पढ़ेंगे और मेहनत करके कामयाब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।